जरूरत है। ओहो, छूट गया, कोई बात नहीं। साउंड आ रहा है बेटा? ओ भाई ऑनलाइन वाले, साउंड नहीं आ रहा है तो बोला करो यार। चलो फिर से लीज एग्रीमेंट है ऑनर और यूजर के बीच में। किसी एसेट्स को, जरूरी है कोई एसेट होना चाहिए, किसी एसेट को एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम में यूज करने के लिए। अब घर हमारे पास है, आपको रह के पढ़ना है, हमारा घर खाली पड़ा हुआ है, तो हमने कहा भाई रह लो, थोड़े पैसे दे दो मुझे। तो मेरा घर है, यूज आप कर रहे हैं, आप मुझे पैसे देंगे। आप हो गए लेसर, मैं हो गया लेसर, और आप हो गए लेसी। ठीक बात है। और हम दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसका नाम क्या है? उसका नाम है लीज एग्रीमेंट। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़िए। लीज दो तरह का होता है, एक होता है ऑपरेटिंग और एक होता है फिनेंशियल। फिनेंस ऑपरेटिंग का सीधा सीधा डिफिनेशन है अदर देन फिनेंस लीज। तो एक काम करें, पहले फिनेंस लीज पढ़ लें। फिनेंस लीज वो है जिसमें कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर क्या है बेटा जी? कि लीज टर्म कवर मेजर पार्ट ऑफ द एसेट। जैसे मैंने लैपटॉप 4 साल के लिए लिया, लैपटॉप चलता ही 4-5 साल है। कार मैंने 10 साल के लिए लिया, कार चलता ही 10-12 साल है। घर मैंने 35 साल के लिए लिया, 40-50 साल चलता है घर। मेजर पार्ट, तब कहेंगे कौन सा लीज है ये? कार का। अगर मैंने 10 साल के लिए लिया तो बोलेंगे ऑपरेटिंग लीज, लेकिन 2 महीने के लिए लिया तो क्या सॉरी, 10 साल के लिए लिया तो क्या बोलेंगे? फाइनेंस। और दो 2 साल के लिए लिया, 2 महीने के लिए लिया तो ऑपरेटिंग, 2 साल के लिए तो भी ऑपरेटिंग। कार की लाइफ तो ज्यादा होती है। ओनरशिप इज ट्रांसफर एट द एंड ऑफ लीज पीरियड। जनरली ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हैं, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अब देखो मरी हुई कार है, दे ही देते हैं, रख ले भाई तू ही रख ले। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी शर्तें पूरी हो, मोस्टली पूरी होनी चाहिए। लेसी हैज ऑप्शन टू बाई द एसेट एट लोअर प्राइस देन फेयर वैल्यू। देखो कार इनोवा है, 10 साल के बाद भी कम से कम 3-4 लाख का बनता है, लेकिन हमने ऑप्शन दिया है कि 50,000 में ले लेना। अच्छा, 50,000 में लेने का ऑप्शन दिया आपने, जबकि बनता कितना है? 4 लाख। इसका क्या मतलब हुआ? सामने वाले को जरूरत नहीं भी होगी तो भी खरीद लेगा। उसको जरूरत होगी तो खरीदेगा ही, जरूरत नहीं होगा तो भी खरीद लेगा। यही बात हुई ना? लेसी हैज द ऑप्शन टू बाई द एसेट एट लोअर प्राइस देन द फेयर वैल्यू। आगे चलें। एसेट स्पेशलाइज नेचर का है, मतलब एसेट हमने इस तरह श्रेणीनुमा बनाया है कि वो सिनेमा हॉल के काम ही आएगा। अब सिनेमा हॉल के काम का जो बना हुआ बिल्डिंग है वो किसी और काम आ ही नहीं सकता, वो सिनेमा हॉल थिएटर के काम ही आएगा। बड़ा अजीब सा बना होता है ना वो। या कॉल सेंटर के लिए हमने डाटा केबल बिछा के बनाया है, लाइब्रेरी के लिए हमने बड़ा अजीब सा फर्नीचर लगाया है। अब जो लाइब्रेरी का फर्नीचर ऑफिस के काम आ नहीं सकता। तो इस तरह का स्पेशलाइज नेचर का सामान है जो किसी और के काम में आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बेकार हो जाएगा। और एट बिगिनिंग ऑफ द लीज टर्म, ठीक है, एट बिगिनिंग ऑफ द लीज टर्म प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, एमएलपी मतलब मिनिमम लीज पेमेंट, कवर सब्सटेंशियली द फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट। कि लीज एसेट का, जैसे मान लीजिए कि आज हम बेटा इनोवा परचेज करें, तो भी इनोवा आजकल 25 लाख का आ जाता होगा मेरे ख्याल से, नया इनोवा। हम इसको भाड़े पे ले रहे हैं, 10 साल भाड़ा देंगे, 10 साल के बाद थोड़ा सा वैल्यू भी देंगे। ठीक है, मान लीजिए उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू आज 25 लाख या उसके आसपास है, 24.5 भी चलेगा, 25.5 भी चलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मैंने फिनेंस करवाया है। मैं भी जानता हूं ये बात, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट देने के लिए फिनेंस करवा लिया, क्योंकि मैं इतना पैसे दे रहा हूँ, इतना पैसे दे रहा हूँ कि फेयर वैल्यू कवर हो रहा है। इसका मतलब जो लेसर है एक तरह से समझिए कि अपना रिस्क मुझे दे दिया, उसका तो रिस्क खत्म हो गया ना। उसने 25 लाख का बेचना था,
मुझे इंस्टॉलमेंट में बेच दिया जिसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो रही है, 25 लाख, या मोर और लेस उसके पास। इसका मतलब है रिस्क और रिटर्न उस बंदे ने, बताइए, किसको ट्रांसफर कर दिया, लेसी को। तो लेसी का फिनेंशियल हो गया, लेसर का एक तरह से मान लो सेल ही हो गया, सेल नहीं है लेकिन सेल ही हो गया। हमने पढ़ा ना सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, वो कहता है कि ट्रांजेक्शन्स को लीगल फॉर्म से नहीं पहचानना है, ट्रांजेक्शन्स को उसके सब्सटेंस से पहचानना है। और सब्सटेंस यही है कि भाई 10 साल के लिए इनोवा दे दिया तो दे दिया, अब क्या ही बचेगा उसमें। 4 साल के लैपटॉप देना था, दे दिया। 35 साल की बिल्डिंग दे दी, तो 35 साल के बाद मेरे लिए किस काम आएगा भाई, दे दिया तो दे दिया। ठीक कह रहे हैं। चल, तो अगर ये सब खूबियां हैं तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनेंस। और खूबियां नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, लीज, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब हुआ शॉर्ट टर्म हुआ, जहां रिस्क का रिटर्न ट्रांसफर नहीं हो रहा, वही ऑपरेटिंग कहलाएगा। वैसे ज्यादा अच्छी डिफिनेशन तो ये है, कौन सी डिफिनेशन बेटा, अदर देन फाइनेंस लीज। इसको याद रखिएगा, काम आता है पहचानने में। तो एक काम करते हैं, ऑपरेटिंग लीज की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग लीज का, सॉरी डिफिनेशन कर रहा हूं मैं अकाउंटिंग पढ़ लेते हैं। लेसी के बुक में जो भी लीज पेमेंट करेंगे ना, वो एक्सपेंस मानेंगे। जैसे आप हॉस्टल का भाड़ा देते हैं, क्या लिखते हैं, एक्सपेंस। ये थोड़ा लिखते हैं कि हॉस्टल खरीद लिया, ये तो नहीं लिखते हैं, भाड़ा लिखते हैं। तो आप अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ले जाइए और एसएलएम बेसिस पे ले जाइए। मान लीजिए 3 साल के लिए आपने 5 लाख रुपए दिए हैं, तो 1/3 कुछ चाहिए क्या, बंद करना है। नंबर 2, ठीक है, हो गया, रन दो रन दो, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो आप इसको 3 साल के लिए 1/3 कर दीजिए, अनलेस अदर बेसिस इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बेनिफिट्स। जनरली कार वगैरह में बराबर उचित नहीं होता कि नई कार तो नई कार होती है, अब पुरानी पुरानी होती है, तो उसमें हो सकता है शुरू में ज्यादा बाद में कम हो जाए। लेकिन घर वगैरह में तो इक्वल बेसिस पे ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। नया लैपटॉप बड़ा फास्ट चलता है, पुराना लैपटॉप उतना फास्ट थोड़ा ना चलता है। ठीक बात है कि नहीं, याद रहेगा। कहाँ है यार, रेंट अकाउंट दिया टू कैश। अगर रेंट 1 साल का है तो 1 साल के पीएल में, 2 साल का है तो 2 साल के पीएल में, 3 साल का है 3 साल का पीएल में, एसएलएम बेसिस पे। पैसे दे दिए हैं तो ठीक है, नहीं दिए हैं तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, ज्यादा दिए हैं तो एडवांस। ठीक है बालक, आइए इन द बुक्स ऑफ लेसर क्या होगा, लेसर की बुक्स में तो कहा गया कि लेसर कौन है, जो मालिक है, वो अपने बुक्स में एसेट दिखाएगा, क्योंकि उसने एसेट बेचा थोड़े ना है। रिस्क तो उसी का है, कंट्रोल उसी का है, तो जिसका कंट्रोल है हो गया। डेप्शन चार्ज करेगा, कौन सा एस लगता है डेप्शन पे। और लीज की जो इनकम होगी एसएलएम बेसिस पे मानना है, अनलेस अदर मोर रिप्रेजेंटेटिव बेसिस, कोई और बेसिस हो जो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो। जैसे मैंने कहा ना, कार वगैरह शुरू में ज्यादा बाद में कम, तो बात अलग है। अदरवाइज ये स्टेट लाइन बेसिस पे मानना है, जो बात यहाँ थी वही यहाँ है। अगर कोई इनिशियल कॉस्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करने में 10-20 हजार रुपये लग जाते हैं, तो चाहे तो तुरंत एक्सपेंस मान लें, लेकिन आप चाहें और 5 साल का लीज है तो आप 5 साल के ऊपर 1/5 1/5 1/5 कर सकते हैं, चाहे तो। होता क्या है, अगर छोटा अमाउंट है, इमेटेरियल है, तो 1 साल के पीएल में डाल दें। और मटेरियल है, 4 साल फायदा मिलना है, 5 साल फायदा मिलना है, तो हम इसको 4 साल 5 साल में दिखा देंगे। सो सिंपल बेटा। तो सिर्फ सुनना नहीं है सर की बात, विजुलाइज करो कि मैंने अपना घर किसी को 1-2 साल के लिए दिया है, यानी कि घर मेरा है। मैं अपने बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, रेंट को इनकम दिखाऊंगा एक्रूअल बेसिस पे, जनरली इवेनली। ठीक बात है। और डिप्शन मैं चार्ज करूंगा। इनिशियल अगर ब्रोकर को दिया है तो या तो तुरंत मान लूंगा, या ओवर द पीरियड 2-3 साल में बांट के दिखा दूंगा। कितना आसान है अकाउंटिंग। ठीक। मेन होती है बात कौन सी, लीज, फाइनेंस। मेन फाइनेंशियल लीज के लिए ही एएस बना है, वरना हर आदमी जानता था लीज में देने वाले के लिए एक्सपेंस है और इनकम लेने वाले के लिए ऐसे क्या बोलते हैं, वो इनकम है। तो इसके लिए किसी एएस की जरूरत क्या थी।
एएस की जरूरत बेटा इस बात के लिए आई। पढ़िए, बहुत सुंदर पॉइंट है। फिनेंशियल लीज कहता है, फिनेंशियल लीज में चूंकि ट्रांसफर हो गया है रिस्क एंड रिटर्न, भले ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, तो हम सब्सटेंस को ध्यान देंगे, लीगल फॉर्म को ध्यान नहीं देंगे। बेशक मैं ऑनर नहीं हूं, लेकिन मेरा राइट टू यूज तो है, और मोर और लेस राइट टू यूज है। सारा मैं ही इस गाड़ी को यूज करूंगा, ये लैपटॉप मेरे कब्जे में है, ऑनर नहीं है। मैं इसका मालिक ना सही, लेकिन इस्तेमाल तो मैं ही करूंगा ना। अब मान लो छोटी सी बात है, कई बार ऐसा होता है, बाइक होता है दोस्त का और है हमारे कब्जे में, कभी कभी उसको भी हम चलाने देते हैं। सोच के देखो, बाइक उसका है लेकिन चला हम रहे हैं, तो हमारा ही, हमारे घर पे लगी रहती है, तो एसेट ही हमारा, उसको तो कभी कभी मन करता है तो चलाने देते हैं। इस तरह की बात है। देखो भाई, रिकॉग्नाइज लीज एसेट एंड लायबिलिटी लोअर ऑफ द फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लेसर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी फ्रॉम लेसी पॉइंट व्यू। ठीक कर लो, लेसी पॉइंट व्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्या मतलब है कि मैं अपने बुक्स में लिखूंगा लीज एसेट अकाउंट डियर टू लायबिलिटी फॉर लीज। पहला तो ये है, इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन, ये बोलते हैं ना, मतलब बेशक मैं मालिक नहीं हूं, लेकिन अपने बुक्स में दिखाऊंगा ऑन द डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ लीज। लेकिन इसका मेजरमेंट कौन सा हो, वैल्यू क्या लें एसेट की, तो बोला गया या तो फेयर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी फ्रॉम द लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। मान लीजिए फेयर वैल्यू कार की 25 लाख है और एमएलपी आ रहा है 24 लाख, तो बोलिए हम कितने पे दिखाएंगे, 24 लाख। और एमएलपी का मतलब है जितना लीज रेंटल है वो, रेंटेड नहीं रेंटल, जितना लीज रेंटल ओवर द लीज लाइफ वो, और गारंटेड रेस्टिबल वैल्यू, गारंटेड मतलब साल के लास्ट में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मैंने बोला है कि आप परेशान मत होइए, आपका एसेट नहीं खराब होगा, और अगर हो भी गया तो हम कम से कम 50,000 देके तो ले ही लेंगे, 50 की गारंटी मेरी तरफ से। तो इसको बोलते हैं गारंटेड रेस्टिबल वैल्यू। वैसे वो एसेट बिकने वाला होगा 2 लाख के करीब, तो 2 लाख के करीब है, इसमें 50 की मैं गारंटी दे रहा हूं, तो 50 को बोलेंगे गारंटेड और 1.5 लाख को बोलेंगे अनगारंटेड। ठीक है ना, मतलब एक्सपेक्टेड रेस्टिबल वैल्यू अगर किसी एसेट की है 2 लाख, और लेसी ने वादा किया है कि भाई देखो चाहे बहुत खराब हो जाएगा ना तो चिंता ना कर भाई, मैं जिंदा हूं, मैं तो तुम्हें 50 लाख दूंगा ही दूंगा, तो ये मेरी तरफ से गारंटेड रेस्टिबल वैल्यू हो गई। अब बाकी अगर मैं नहीं दूंगा या वो मुझे नहीं बेचना चाहेगा तो बाहर बेच सकता है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है, क्या उसको बोलेंगे अन गारंटेड रेस्टिबल वैल्यू। मर्जी उसकी है, लेकिन 50 की तो मेरी गारंटी है। नहीं होता कि अरे तो अपना मोबाइल 1,000 रुपये मुझे दो यार, मैं ही लेता हूँ, लेकिन उसका मोबाइल 3,000 के लायक है, तो एक की तो गारंटी मैं ही खड़ा हूँ, बाकी 2 अनगारंटेड है, मर्जी उसकी। तो गारंटेड का वो नहीं कि मैं खरीद लूंगा, मैं कह रहा हूँ कि मैं गारंटी देता हूँ कि मुझे बेचना चाहोगे तो 50 मुझे दे देना, वैसे बिकने की उम्मीद 2 लाख की है, तो बाकी 1.5 क्या माना जाएगा अनगारंटेड। तो मुझे यहाँ कौन सा लेना है, गारंटेड वाला लेना है कि अनगारंटेड वाला, केवल गारंटेड, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। जो लीज पेमेंट आएगा उसके 2 हिस्से करेंगे, पहला हिस्सा होगा फिनांस चार्ज, दूसरा हिस्सा होगा रिडक्शन। मान लीजिए 3 लाख का है लीज पेमेंट, 3 लाख में 50,000 इंटरेस्ट है, फिनांस चार्ज मतलब इंटरेस्ट होता है, डेफर पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, इसका मतलब 2.5 लाख क्या है, रिडक्शन ऑफ लीज। हाँ बेटा रोहित, बिल्कुल ऐसे ही कार का फिनांस पे निकालते हैं, बाद में हमारी ओनरशिप हो जाती है। चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट, लीज एसेट पे डिप्रेशन चार्ज करिए, वही एज पर। मजे की बात देखिए, आपका एसेट नहीं है, लेकिन चूंकि मान रहे हैं कि मेरा एसेट है,
इसलिए डिप्सन भी चार्ज करेंगे। एसेट फॉर एवर तो चलेगा नहीं। और डिप्सन चार्ज करते समय ध्यान रखिएगा, फिजिकल और रिलीज टर्म विच एवर इज लोअर। मतलब फिजिकली मान लीजिए 10 साल चलने वाला मेरा लीज 7 साल का है, तो मैं डिप्सन कितने साल में करूंगा? 7 साल में। और चलने वाला ही 7 साल है, भले लीज टर्म 10 साल का है, तो मैं 7 साल में, विच एवर इज लोअर। इनिशियल कॉस्ट को ऐड कर देंगे, वो तो हमने पढ़ा है A10। जब भी कोई एसेट खरीदते हैं और इनिशियल कोई कॉस्ट होता है तो उसको कॉस्ट में हम ऐड कर देते हैं। और लायबिलिटी ऑफ लीज, देखो करंट लायबिलिटी जो है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब 1 साल के अंदर जो पेमेंट होना है उसको कहाँ दिखाएंगे? करंट लायबिलिटी में। और 1 साल से ऊपर जो पेमेंट होना है उसको कहाँ दिखाएंगे? जैसे मान लीजिए 10 साल का इंस्टॉलमेंट है 1-1 लाख का, तो 1 लाख यहाँ दिखाएंगे, 9 लाख यहाँ दिखाएंगे। होना भी चाहिए, तो शेड्यूल 3 का नॉर्मल सा डिवीजन है। और डिस्काउंटिंग रेट कौन सा लेंगे? प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंटिंग रेट चाहिए, तो उसके लिए जो आपका इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है, अभी कल ही पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो जो इंक्रीमेंटल मैं अगर लोन लेने जाऊं तो मैं कितने पे लोन मुझे मिलेगा? अब देखो, हर आदमी की अपनी अपनी हैसियत है, अपनी अपनी क्रेडिट रेटिंग है, अपनी अपनी गुडविल है। जैसे मान लीजिए बड़ी कंपनी है तो उसको 8% पे मिल जाएगा, क्योंकि सेफ्टी है। छोटी कंपनी को 10%, आप जाएंगे तो 12-15%, क्योंकि आप इंडिविजुअल है। तो फिर देख लीजिएगा आपके लिए जो इंटरेस्ट रेट मार्केट में अभी हो सकता है उसी रेट पे डिस्काउंट करना है। क्योंकि अगर मैं ये लोन मैं लीज पे नहीं लेता तो मैं लोन लेके खरीदता, ऐसे तो मुझे चाहिए, तो लोन लेके कौन सी रेट पे खरीदता? वही हमारा लेना है, 8 हो 10 हो 12 हो, बट डोंट वरी, क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, एक काम करें, क्वेश्चन कराएं इस पे। आइए पहले 1-2 क्वेश्चन इस पे करते हैं, फिर आगे चलेंगे। 6.1, टेकन द मशीनरी ऑन लीज, लीज टर्म है 4 साल, फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन है 20 लाख, लीज रेंटल है 625, ग्रांटेड रिसीवेबल इतना है, एक्सपेक्टेड रिसीवेबल इतना है, इन इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट इतना है, वही बोरोइंग कॉस्ट। डिस्काउंटिंग हमें ऑलरेडी करके दिया हुआ है, वैसे आता तो होगा ही आपको, आता है 1/1+R⁴n। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी एंड डिस्क्लोज द इम्पैक्ट ऑन बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट ऑफ ईयर 1। मैं तो कहता हूँ लीज एसेट भी निकाल लेंगे, उसमें क्या है। देखिए मैं कौन हूं? मैं हूं लेसर, लेसी, तो लेसी के हिसाब से करना है। नहीं नहीं नहीं, मैं हूं लेसी और ये है लेसर, तो हमें अकाउंटिंग किसके हिसाब से करनी है? इनके हिसाब से, क्योंकि लायबिलिटी तो उन्हीं के बुक्स में होगा ना। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, हमने टेबल बनाते हैं और सजा लेते हैं जितनी लीज पेमेंट करनी है। सजाओ तो जरा, 625 625 625, 4 साल देना है, 625। और चौथे साल में ग्रांटेड रेसिडुअल वैल्यू ये है, टोटल रेसिडुअल वैल्यू ये है, इसका मतलब बाकी बेटा अनग्रांटेड है। अनग्रांटेड रेसिडुअल वैल्यू कितना है? तो अभी हम अनगारंटेड का ध्यान नहीं देंगे, ध्यान देते हैं लेकिन अभी हम ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ गारंटेड का ध्यान देंगे। ओके बालक, तो जोड़िए तो कितना है? 1,25,000। बताइए जोड़ के कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। अब प्रेजेंट वैल्यू के लिए ये हमें फैक्टर दिया हुआ है ऑलरेडी, जस्ट मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये हो रहा है, ये वैल्यू आ रही है, आएगा ही, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए।
और फेयर वैल्यू कितना है उस दिन? फेयर वैल्यू है 20 लाख, तो फेयर वैल्यू है 20 लाख। अब 20 लाख और 18,55, विच बाई लोअर? लोअर कौन है? तो हम 18,55 पे अपनी लायबिलिटी भी दिखाएंगे और एसेट भी दिखाएंगे। अब मैं एक काम करता हूं बेटा, मैं ना कुछ लेजर बना देता हूँ, ये जनरेटिव पास कर देता हूँ, ताकि इसके आगे क्या होगा आप समझ जाएंगे। ठीक बात रहेगा? देखिए एसेट अकाउंट तो नॉर्मल चलेगा, वो तो डिप्रेशन की कहानी चलेगी। क्वेश्चन नंबर 6.1, जनरेटिव बेटा सिखा देता हूँ और कुछ लेजर भी सिखा देता हूँ। नहीं नहीं, पूरा पढ़ेंगे ना तो पूरी पिक्चर सामने आएगी। केवल कैलकुलेशन करके आगे बढ़ गए तो पिक्चर सामने नहीं आएगी। किसकी बुक में बेटा पढ़ा रहा हूं मैं? लेसी है ना, लेसी जो भी नाम है उसका। जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है, जो एस आपको बेटा लग रहा है कि आप एग्जाम में कर पाएंगे उनको? चाहे 22 है, सब भारी थे। 25 है, 29 है, ये सब आसान नहीं थे। तीन ही किया कि ज्यादा किया है? एक और कौन सा किया था? अच्छा 7, 4 ही हुआ है अभी, यानी कि लगता है 5 ही क्लास हुई है अभी, है ना? ठीक है, कोई बात। जनरेट ठीक है ना, हम लिखेंगे लीज एसेट अकाउंट ईयर 18,55,850 टू लीज लायबिलिटी, चाहे लायबिलिटी फॉर लीज, एक ही बात है। एक चला जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और एक चला जाएगा एसेट साइड। ये फर्स्ट ईयर के शुरू में। अब देखो बेटा फर्स्ट ईयर के लास्ट में क्या होगा, आप लीज रेंटल पे करेंगे और पे करेंगे 625। यह है एट बिगिनिंग है ना, और यह है एट एंड 625। लेकिन मुझे पता है इसमें थोड़ा सा तो फिनांस चार्ज है, हम इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इसमें फिनांस चार्ज वर्ड इस्तेमाल किया है तो आप भी वही लीजिएगा। और वैसे भी आपने देखा है आज का स्टेटमेंट ऑफ पीएल में फिनांस कॉस्ट लिखते हैं, इंटरेस्ट नहीं लिखते। लीज लायबिलिटी, अब ये कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए एक अलग टेबल बनाना पड़ता है। अभी कराते हैं, लिख लीजिए, अभी कराते हैं बेटा। आप लिखते हैं बेटा, जरूरी है ये, लिखिए ना, हाथ बैठ जाएगा। कैलकुलेशन तो मैंने टिक करा दिया, लेकिन यहां लिखिए। बहुत अच्छा है, काफी बच्चे आज ऑनलाइन भी हैं, बड़ी अच्छी बात है। पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। मैं ही क्या, बहुत सारे यूट्यूब पर भी टीचर लोग पढ़ाते हैं, पढ़ेंगे तो फिर बात बनेगी ही बनेगी। कर लिया? देखो अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा तरीके से करना होता है। एक वर्किंग नोट करते हैं बेटा जी, स्टेटमेंट ऑफ फिनांस कॉस्ट। जैसे लोन का कोई भी टेबल बनता है ना, वैसे ही बनता है। ये ईयर है, ये लोन अमाउंट है, एट बिगिनिंग बोलते हैं इसको। इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है ना, पेमेंट घटा देंगे,
तो अपने आप हमारा क्लोजिंग अमाउंट आ जाएगा। बताइए फर्स्ट ईयर में 18,55,000 था। बताइए बेटा इंटरेस्ट बताइए, फाइनेंशियल कॉस्ट क्या रेट है? 15%। 15% है ना, निकालिए तो बेटा इसका 15%। और पेमेंट कितना करना है? 625। तो ध्यान दीजिए, अगर ये इतना है तो बाकी लायबिलिटी है, तो क्लोजिंग बता देंगे। ए प्लस बी माइनस सी, क्लोजिंग बता दीजिए बेटा। ना ना, इसमें ये जोड़िए ये घटाइए, 3 लाख कैसे आएगा? 15-16 लाख आएगा। बहुत बढ़िया, 15,09,200। भाई साहब मेरी इज्जत रखना, सही फिगर बताना, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाएगा। नंबर 2, अब अगले साल बेटा 15 बचा हुआ है, फिर उसका 15% बताएं। फिर वही पेमेंट करनी है 825। बैलेंस बताएं, करिए बाद में लिख लीजिएगा, कैलकुलेशन करिए, सीखिए, एंजॉय कीजिए। इलेवन 10,612, 15% बताइए। 1,59,, चलिए बताइए। 200, और लास्ट में हमने पे करना है 750, सॉरी 750, और बैलेंस रखना है नील। तो रूल ये होता है कि आखिरी साल में ना हम कैलकुलेट नहीं करते, आखिरी साल में बैलेंसिंग लेते हैं, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, बैलेंसिंग आ जाएगा। हालांकि वो भी कैलकुलेट करेंगे तो उसी के आसपास आएगा, 97। एक काम कीजिए, अब 15% आप मुझे निकाल के बताइए। कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं है ना? वो इसलिए बैलेंसिंग लेते हैं ताकि फिगर जीरो हो जाए, अकाउंट क्लोज भी तो करना है। अब 15% लिया है तो अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा बहुत 150 रुपये ऊपर नीचे तो बेटा हो ही सकता है। तो चलिए अब लिखिए तो सब लोग इसको याद रहेगा। लास्ट वाला कैसे लेना है? बैलेंसिंग फिगर। वैसे कभी क्वेश्चन ऐसा आया नहीं, लेकिन नॉलेज तो पूरी ही हमें लेनी है ना। इसी सेक्शन से मेन क्वेश्चन आता है, यही वो सेक्शन है। हो गया। तो अब हर साल जो हम अकाउंटिंग करेंगे, एग्जाम में तो देखो जितने किताब में बना था उतने से काम हो जाएगा, इससे लायबिलिटी तो वही पता चल गई। लेकिन
बाद में अगर पूछ दे कि बताओ अगले साल क्या होगा, उसके अगले साल क्या होगा, तो ये करना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, हुआ कि नहीं अभी? हो गया। तो कैसे जनरेटी होगी? फर्स्ट ईयर में 278,378, 278,378, ये बैलेंसिंग फिगर आप खुद निकाल लीजिए, बोलिए। 366, और कल को डेप्सन के बारे में बोलेगा तो वो भी करेंगे हम। हमें नहीं पता इसकी लाइफ कितनी है, तो हम मान लेते हैं वही 4 साल इसकी लाइफ और इक्वल वो करना है। लीजिए से 4 साल के लिए लिया है ना हमने, तो 18, 55, 850, 1/4, बताइए। एज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन डेप्सन है। 60 नहीं, इतना तो नहीं आएगा बेटा। हाँ, 463, 960, 63। तो फर्स्ट ईयर में 3 एंट्री होगी, लेकिन अब सेकेंड ईयर में 2 ही एंट्री होगी, एक पेमेंट वाली, एक डेप्सन वाली। और पेमेंट में धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होता जाएगा और इंस्टॉलमेंट बढ़ता जाएगा। ये समझा मैंने क्यों बोला? प्रिंसिपल कम होता जाएगा, तो आपने देखा होगा यहाँ धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। ठीक है कि नहीं? चले शुरू करें आगे। कोई बोल नहीं रहा। कुछ पूछना है बेटा तो पूछिए। पूछना है किसी को? एक क्वेश्चन बेटा जी और देखिए, एग्जाम का है 6.3। हटा दें 6.3, ये देखिए 6.2 भी वैसा ही है, बट ये एग्जाम का है तो ये दिखा देते हैं। जया लिमिटेड ने एक लीज पे लिया, फेयर वैल्यू थी 1150। इकोनॉमिक लाइफ और लीज टर्म 4 साल है, और बाद में हम 3.5 देंगे, नहीं हर साल 3.5 देंगे। अच्छा, ये भी ध्यान दीजिएगा, साल के लास्ट में देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कुछ और आएगी, साल के शुरू में देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कुछ और आएगी। तो ध्यान से पढ़िएगा, नहीं कुछ बोला तो लास्ट में मानिएगा। ग्रांटेड वैल्यू 70 है ऑन एक्सपायरी, हाउएवर रेजिडुअल वैल्यू सिर्फ 25 है। तो हमें ग्रांटेड लेना है, हमें रेजिडुअल से क्या मतलब है? ठीक है कि नहीं? द इम्प्लिसिट रेट 10% है और उसका फैक्टर भी दिया हुआ है।
कैलकुलेट द वैल्यू टू बी कंसिडर्ड एंड वैल्यू ऑफ द सेम क्वेश्चन है, करवा नहीं रहे, देख लीजिए। ठीक है, लास्ट वाले में 350 प्लस 70 प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, कर लेंगे। तो ये इसका प्रेजेंट वैल्यू है और फेयर वैल्यू कितना है 1150, दोनों में कम कौन है, तो 1150 को मान लेंगे हम, कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहता हूं। इन द बुक्स ऑफ लेसर, हटा दो इसको क्या, आइए बेटे। इन द बुक्स ऑफ लेसर, ऑपरेटिंग वाला तो पढ़ लिया था, फिनेंस वाला पढ़ते हैं। रिकॉग्नाइज द एसेट एज रिकवरेबल अमाउंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट इन द लेस लीज। रिकॉग्नाइज द एसेट एज रिकवरेबल अमाउंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज दिस नेट इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज दिस रिसीवेबल। आपने किसी को कोई एसेट बेच दिया है और पैसा नहीं मिला, तो क्या आप उसको रिसीवेबल या ट्रेड डेटर नहीं मानेंगे? हाँ, नॉर्मल ट्रेड डेटर नहीं है, लीज का डेटर है, तो इसीलिए हम लिखेंगे रिसीवेबल अकाउंट डीआर। ठीक है, रिकवरेबल नहीं बेटा, रिसीवेबल, गलत लिख दिया, रिसीवेबल, ठीक कर लो इसको, रिसीवेबल, प्लीज इसको ठीक कर लें, रिसीवेबल। ठीक है, लेकिन वो कितने के इक्वल होगा, वो इक्वल होगा नेट इन्वेस्टमेंट के। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या है बताता हूं, एंट्री देखो क्या होगा, लीज रिसीवेबल अकाउंट डीआर टू एसेट। अब एसेट की कोई ना कोई आपके बुक में बुक वैल्यू होगी, ये एक तरह का समझिए आपका सेल प्राइस है। अब बुक वैल्यू सेल प्राइस से कम ज्यादा हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, तो डिफरेंस कहां जाएगा बेटा जी, पीएल अकाउंट, क्योंकि ये सेल है, सेल ऑफ एसेट है, पीपीई है। आया जीती बेटा, सीए फाइनल में इंडेस 116 है। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें अब की बार इंटर में पास करा दूंगा तो फाइनल में पढ़ोगे मेरे से? नहीं, हाँ ना, चलो बड़ी अच्छी बात, दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने, हक है भाई। चलिए आगे चलें बेटा। अब नेट इन, मजाक कर रहा था, मर्जी आपकी है, इधर आइए। नेट इन्वेस्टमेंट, अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट वर्ड जहां भी होता है ना, इसका मतलब वहां दो चीज होती है। जैसे कोई बोला ना नेट एसेट, तो जरूर वहां दो चीज होगी, एक एसेट एक लायबिलिटी। कोई बोला नेट इनकम, तो वहां भी दो चीजें होगी, एक इनकम होगा एक एक्सपेंस होगा। तो जब भी कोई बोला नेट इन्वेस्टमेंट, तो जरूर दो बातें होंगी, एक होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक होगा अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम। अब सवाल उठता है, हे भगवान ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, एक चीज देखने जा रहे हैं तो दो चीज और खुल गई, और दोनों टेक्निकल टर्म है। और हम हमेशा कहते हैं ना कि एस, इंडेस या ऑडिट या टैक्स जो शब्द है ना बेटा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि वो टेक्निकल टर्म है, डिफाइंड टर्म है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ही बोलेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट को नेट इन्वेस्टमेंट ही बोलेंगे, उसे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। जैसे अभी हमने पढ़ा था वहां टाइमिंग डिफरेंस, डीटीए डीटीएल, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है? वही शब्द आपको इस्तेमाल करने हैं। पास्ट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट ही यूज करना है। चलिए, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पढ़ लें बेटा। एमएलपी जो नॉर्मल होता है वो तो होगा ही, गारंटेड भी होगा और ऐड होगा, लेस नहीं, ऐड। जो अनगारंटेड है वो भी जोड़ लीजिए, ठीक कर लीजिए किताब में, यहाँ टिक करिए, अनगारंटेड।
ऐड कीजिए। एमएलपी लेना है, गारंटेड लेना है, अब की बार अनगारंटेड भी लेना है, कि कुछ बंदे को तो दोनों मिलने के चांसेस है। गारंटेड आपने बोला, अनगारंटेड वो कहीं और से ले लेगा। ओके दोस्त, इसको बोलेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो बोलिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में कौन सी तीन चीजें आएंगी? एमएलपी और टोटल रेसिडुअल वैल्यू, गारंटेड हो या अनगारंटेड हो। अब अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम क्या है? अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस पीवी ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से पीवी ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस कर देंगे तो अनअर्न्ड इनकम। अरे यार, ये फ्यूचर वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू लेस कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। किसी भी चीज की फ्यूचर वैल्यू में पता हो, प्रेजेंट वैल्यू पता है, तो जो बचेगा वो इंटरेस्ट है। तो क्या हम कह सकते हैं, यहाँ जो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला, इसको हम सीधे अगर हम बोलें आपसे कि ये कुछ नहीं है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, तो क्या चलेगा? बताता हूं क्यों। यहाँ आइए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का क्या डिफिनेशन पढ़ा हमने? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये सब है, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और अनअर्न्ड का क्या पढ़ा हमने? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस पीवी ऑफ, बोलिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब इस ब्रैकेट को खोलिए, तो खोलने पे क्या होगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस पीवी ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो क्या मैं इसको काट सकता हूं और बोल सकता हूं नेट इन्वेस्टमेंट बराबर पीवी ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? ठीक है ना? जो भी पेमेंट रिसीव होगा उसके दो हिस्से होंगे। ये बताइए कौन कौन? फाइनेंशियल इनकम और रिडक्शन इन रिसीवेबल। जैसे वहां था ना, फाइनेंशियल एक्सपेंस एंड रिडक्शन इन लायबिलिटी, ये लिखेंगे इनकम और रिडक्शन इन रिसीवेबल। बैंक अकाउंट डीआर टू इनकम टू रिसीवेबल, कैलकुलेशन वैसे ही होगा। ठीक है बेटा, इधर आओ। कोई अगर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हो तो उसको हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे या एलोकेट ओवर द लीज। एसेट तो हमारे पास है नहीं कि एसेट में जोड़ दूं, एसेट तो उसके पास चला गया, तो या तो पीएल में डाल देंगे या लीज टर्म में डाल देंगे। वही ब्रोकरेज वगैरह होता है ना कॉन्ट्रैक्ट बनाने का, वही सब। एस्टिमेटेड अनग्रांटेड रिसीवेबल वैल्यू को समय समय पर रिसीव नहीं, रिव्यू करेंगे। रिव्यू, क्योंकि हो सकता है समय के अनुसार कम ज्यादा हो जाए। अगर ज्यादा है, एक्सपेक्टेड इनकम नहीं, एक्सपेक्टेड क्या लिखा है इसमें, इंक्रीज, तो आपने पढ़ा है फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन को ध्यान नहीं देते, तो हम क्या करें, इसको इग्नोर। लेकिन अगर रिडक्शन है तो भैया आपने रिमेनिंग फाइनेंशियल इनकम को रिमेनिंग पीरियड में रिलोकेट कर लिया। हालांकि कभी इस पर क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हमने सोचा था कि शुरू में आएगा 50 लाख, बट हमें लगता है कि सिर्फ 40 लाख आएगा। तो आपने तो फिनेंशियल इनकम 50 लाख के बेसिस पे निकाला होगा, लेकिन 10 कम आएगा, तो जो फिनेंशियल इनकम आपने सोचा है वो कम हो जाएगा। तो जितना हो गया उसको नहीं छेड़ना है, रेस्टो इफेक्टिव नहीं जाना, लेकिन बचे हुए पीरियड में उतनी इनकम को हम, ठीक बात है कि नहीं, रिलोकेट कर देंगे। ठीक बात है। एक होता है कंटिजेंट रेंट। कंटिजेंट रेंट का मतलब होता है वो रेंट विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन सेल अमाउंट या यूसेज या कुछ प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स वगैरह वगैरह। तो देखिए ये कंटिजेंट है। मान लीजिए हमने कहा है कि 10 लाख से ऊपर सेल होगा तो उसका 2%। अब 10 लाख से ऊपर सेल होगा, कोई गारंटी है? तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंटिजेंट। कंटिजेंट मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
मैंने कहा 10,000 यूनिट से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तब हम आपको 5,000 रुपये और देंगे। अब होगा तब ना, गारंटी तो है नहीं किसी बात की बेटा। तो ऐसी चीजों को हम कंटिजेंट रेंट के नाम से बताते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा। ये होगा तो ही लेना है, जब सर्टेन होगा तो देने वाले के लिए एक्सपेंस, लेने वाले के लिए इनकम। ठीक है, एज इनकम एंड एक्सपेंस। अब कहेंगे सर किसकी इनकम किसका एक्सपेंस? लेसी का एक्सपेंस और लेसर का इनकम। लेकिन इसका एसेट लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये पहले से पता तो था नहीं। तो जिस साल एक्रू होगा उस साल के पीएल में चला जाएगा। ठीक है, अब इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, तब हम लोग छेड़ेंगे सेल एंड लीज बैक को। हो गया 90% काम खत्म। इतना मुश्किल नहीं है। कितने पेज हैं? 3 पेज कराया होगा मेरे ख्याल से मैंने, या 4 पेज। सेल एंड लीज बैक छोड़ दो तो 4 पेज, 5 पेज। तो पहला पेज में तो डिफिनेशन वगैरह ही था। फिर से चेक करो, पहला पेज डिफिनेशन था, एक बार सरसरी निगाह से देखोगे याद हो जाएगा। दूसरा पेज में ऑपरेटिंग लीज, मजाल है कि गलती हो जाए उसमें किसी से, मेन पढ़ना है। तीसरा, चौथा, ठीक बात है कि नहीं? तीसरे में एक पेज में लेसी था और एक पेज में लेसर है। हो गया काम खत्म। तो चीजें इतनी भारी नहीं है कुछ भी। ये आपका पता ही है आपको, आपके सिलेबस का सबसे बड़ा ये से ये और 15। लेकिन अगर हम समरी के रूप में देखें, अच्छा इसमें ना फेयर वैल्यू और पीवी पे लेना है, इसमें ना नेट इन्वेस्टमेंट पे लेना, इस तरह से इंटेंसिटी बढ़ानी है। ये दिमाग ना बड़ा खराब है, इसमें तो हजार चीजें आती हैं, सबको बाहर निकालना है। मैं भी इसी समय खूब डीप पढ़ने बैठा, पढ़ता तो मैं हमेशा से था, लेकिन 15 मार्च के बाद मैं डीप बैठा था बेटा। तो मेरे मन में भी बात आती थी, चलो कोई फिल्म देख लेते हैं, चाहे चलो किसी दोस्त के घर पे आज चिकन चावल की पार्टी करते हैं, मन में आता था हमारे भी। या कई बार वो इनवाइट भी करते थे। मैंने अपने मन को समझाता था, या तो ये काम कर लो और फिर पूरे जीवन भर फालतू में परेशान रहो, या एक बार सीए बन जाओ और डेली पार्टी करो। रिसोर्स होगा तभी ना पार्टी करेंगे बेटा। जिस दोस्त को चाहे बुला सकते हैं अगर रिसोर्स हो तो मैं मन को समझा के, और मतलब कई बार देखो 20 साल का बच्चा तो 20 साल, जो आपकी उम्र है वही हमारी उम्र थी पढ़ते समय। तो मन हमारा भी घबराता था, कई बार बिल्कुल मन नहीं करता था। हमारी एक चाची जी रहती हैं फरीदाबाद, पहले रहती थी वो उधर कालका जी। तो 3 4 5 संडे के बाद जब मन बिल्कुल दुखी हो जाता था, मतलब पजल हो जाता है, दुखी क्या होना पजल, तो मैं उनके घर चला जाता था संडे के शाम में, और थोड़ा बहुत भाई बहन थे उनके साथ खेल कूद के फिर आ गया शाम को, या कल सुबह उठ के चला आता था। थोड़ा रात भर कैरम बोर्ड वगैरह खेल लिया, कुछ कर लिया। लेकिन जब मैं आता था सुबह तो मुझे ग्लानी होती थी कि देखो इंडिया में बाकी बच्चों ने आज शाम को पढ़ा होगा, ऐसे सोचना है कंप्यूटर के बारे में। और मैं नहीं सोचा, मैं नहीं पढ़ा, तो मैं तो पीछे रह जाऊंगा ना, मेरी रैंक, या मैं पास नहीं करूंगा ना। तो फिर 15 20 दिन 25 दिन 30 दिन लगातार। तो अब तो आपका क्या ही करना, आप सीधे 40 दिन बेटा बचा हुआ है, बल्कि उससे भी कम। अब तो आपको दाहिने बाएं सोचना ही नहीं। आप इंटेंसिटी लगा के 2 3 दिन पढ़िए ना, देखिए 15 20 ऐसे ऐसे आपको याद हो जाएंगे बेटा। तब आता है 80 85 90। अब की बार 80 से ज्यादा टॉपर्स में कम से कम 20 25 बच्चों का तो आया ही है। अकाउंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ, कॉस्टिंग की बात नहीं कर रहा। और 90+3 बच्चों का आया है, तो आपका क्या नहीं आ सकता है? और सारा खेल यही 40 दिन का है, जो इस 40 दिन में देखेगा आएगा उसी का। अगर इंटेंसिटी के साथ आप बैठे तो 3 घंटे के प्रयास में आराम से 15 19 22 29 और इस 7, आराम से 3 घंटे में रिवाइज हो जाएगा इंटेंसिटी के साथ बैठे तो। और क्वेश्चन ऑडिट हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं ऑडिट करने से क्या होता है? अरे भाई तो हम बना के थोड़ा देख पाएंगे, अब हम इंटेंसिटी के साथ ऑडिट करेंगे, चीजों को याद करके ऑडिट करेंगे। तुम कह रहे हो क्या होता है, मैं तो कहता हूँ फिगर याद हो जाता है। ये तो अपना ना अपना नजरिया है ना भाई, नहीं जब तक मैं लिखूंगा नहीं मेरे से नहीं होता।
कमीने तुम्हारा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, नहीं तो फिगर याद हो जाता है। चल आइए पढ़ते हैं। अपने मन को बोल देना है कि देख भाई मन, भटकने की जरूरत नहीं है बेटा, अब जो भी तुम्हें करना होगा 15 मई के बाद कर लेना। बात खत्म। आ जा। देखो फेयर वैल्यू इतनी, लीज टर्म इतनी, याद रखिए यहाँ फेयर वैल्यू का कोई रोल नहीं है। फेयर वैल्यू का रोल है किसकी बुक में, इन द बुक्स ऑफ लेसी, इसके बुक्स में फेयर वैल्यू का कोई रोल नहीं है। तो बेच रहा है, इसको क्या करना है फेयर वैल्यू से। लीज टर्म है, लीज रेंटल है, मानेंगे लास्ट में मिल रहा है साल के, गारंटेड है एक्सपेक्टेड है, तो हम एक्सपेक्टेड ले लेंगे। उसमें गारंटेड और अनगारंटेड वो दोनों आ गए ना, एक्सपेक्टेड में नहीं आ गए दोनों बेटा, याद करो। अगर इतना गारंटेड है तो अनगारंटेड कितना हो गया 140, हम सीधे 3 ले लेंगे, 15% है। चलो भाई एक काम करो, हमें एमएलपी तो पता है, अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें तो अनगारंटेड आ जाएगा। देखो एमएलपी कितना है, 8 × 5, यही है ना बेटा जी, बोलो कितना हुआ, और +3, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो मुझे पता है 43। अगर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें और ग्रॉस से घटा दें तो क्या निकल जाएगा, ठीक बात है कि नहीं। अब एक काम करो बेटा, ये देखोगे या खुद से बनाओगे, खुद से बनाओ ना, बनाओ ना खुद से, ठीक है। मैं फॉर्मेट बना देता हूं, ठीक है, ये लो। खूब मन से पढ़ी बेटा, मेरी इज्जत भी बनाइए, अपने मम्मी पापा की भी बनाइए। अब इस स्टेज पे आके ना हम लोग की इज्जत इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि हमने मर्सिडीज और खरीद लिया, हमारी इज्जत डिपेंड करती है कि हमारे बच्चों का 90 नंबर आया कि नहीं, ये हमारी इज्जत है बेटा। अभी लिखिए, क्या लिखेंगे, 1। अच्छा, आपने अगर एफएम पढ़ा हो तो जब इक्वल पेमेंट होता है तो हम सीधा सीधा भी ऐसे कर सकते हैं, इससे समय बचता है। अगर आता हो तो, नहीं आता हो तो मैं 1 2 3 4 5 लिख दूंगा, ऐसा है। 1 2 3 4 5 तो किताब में दिया हुआ है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो। मैं एक काम कर सकता हूँ बेटा, मैं कॉमन नहीं ले सकता 8 लाख को, मैं 8 लाख को कॉमन ले लूं और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इकट्ठा ले लूं, इकट्ठा समझ रहे हो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, देखो समझाता हूं। ये देखो बेटा, मैं इसको 8 से गुना करूं, 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 या बेटा जी मैं इसको कॉमन कर लूं, 8 लाख कॉमन कर लेता हूं और इन सबको जोड़ लेता हूं, आंसर तो सेम आएगा ना। तो जोड़ो तो इसको 1 2 3 4 5, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं भाई, अलग अलग में 8 से गुना करूं या 8 को कॉमन ले लूं और इसको कर लूं, समय बचेगा, समय और धन की बचत के लिए मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल करें। कितना बताया बालकों ने, 3.3522, और 5वें साल में अलग से 3 लाख ले लेता हूं और उसकी प्रेजेंट वैल्यू केवल 5वें साल के ले लेता हूं। चलो बेटा बताओ क्या लिखूं इसको मैं, प्रेजेंट वैल्यू एंड रेस्टिबल वैल्यू, बोलो बेटा कितना, 27, और ये बता बेटा
49 जोड़ दीजिए, टोटल 289। हाँ देखिए, थोड़ा सा आंसर से थोड़ा सा लगाया है, वो तो अप्रोक्सीमेशन में चलते हैं, ठीक है ना। और हम यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बेटा ले लें, जो हमें पता है 8 × 5 + 3। तो क्या हम अनअर्न्ड फिनेंशियल इनकम निकाल सकते हैं बेटा जी? लेस करके करिए तो लेस 146 9110 पॉसिबल है। 20-30 रुपए का हेर फेर है, वो तो खैर कोई बात नहीं, ना तो हो जाता है। एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है 8.3। एग्जाम में आया हुआ है, ये बताऊंगा। नहीं हुआ, वैसे भी करो तो यही आएगा। चलो 8.3 देखो। बच्चे बोल नहीं रहे, ठीक है। चलो आगे। एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है 8.3 देखो। PP held a lease for from N&L Limited. The condition of the lease term are: लीज पीरियड 3 साल का है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फॉर इक्विपमेंट कॉस्टिंग इतना और यूजफुल लाइफ इतनी है। तो यूजफुल लाइफ 5 है, लिया हमने 3 है, तो मन में डाउट आता है कहीं ऑपरेटिंग लीज तो नहीं है, क्योंकि पूरा कवर नहीं कर रहे हैं। रुक जाइए, फेयर मार्केट वैल्यू भी 10 ही है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक टू लेसर, अच्छा प्रॉपर्टी भी वापस आएगा। इससे भी लगता है कि ऑपरेटिंग लीज है, इससे भी लगता है कि ऑपरेटिंग लीज है। अनग्रांटेड रेस्टिबल वैल्यू 1 लाख है, अनग्रांटेड लास्ट में 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट है, लेकिन IRR 10% है। इसका मतलब सामने वाले को इतनी पेमेंट मिलेगी, इतनी पेमेंट मिलेगी, 10% रिटर्न है। ये अपने आप में इंडिकेशन है कि लीज कौन सा है। आप पूछेंगे सर कैसे पता आपको? पेज नंबर 1, फिनेंशियल लीज की कंडीशन। पॉइंट नंबर 5, पेज नंबर 2, मतलब फिनेंशियल लीज कॉन्सेप्ट 1। नहीं नहीं नहीं, सबसे मेन 5वां है। 5वां कंडीशन क्या? एट बिगिनिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP कवर सब्सटेंशियल द फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट। अरे मुझे मेरे पैसे मिल गए, भाड़ में जाए दुनिया, हमें क्या करना है भाई? मेरा रिस्क निकल गया।
तो आईआरआर आने का मतलब आप लोगों ने रेफे में पढ़ा हो तो जानते होंगे कि जब इन्वेस्टर को रिटर्न मिलता है तो उसको आईआरआर बोलते हैं। अब किसी को 10% रिटर्न मिल रहा है, इसका क्या मतलब है? प्रिंसिपल तो मिल ही रहा है, रिटर्न तो ऊपर से होता है ना। तो इतना तो मुझे मिल ही रहा है कि मुझे प्रिंसिपल भी मिल गया और मुझे 10% का रिटर्न भी मिल गया। तो ये अपने आप में साबित करने के लिए काफी है कि लीज कौन सा है, ये फाइनेंशियल लीज है। बाकी यहाँ पे दे रखा है, प्रेजेंट वैल्यू वगैरह देख लीजिएगा। ये क्यूमुलेटिव है, ये थर्ड ईयर का है। स्टेट करो कि फाइनेंशियल लीज है, और अगर है तो कैलकुलेट करो। तो देखो हम क्या लिखेंगे। एक लाइन का इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि सिंस देयर इज IRR to the lessee, sorry, lessor, it means financial risk is transferred। रिटर्न होने का मतलब मैंने ट्रांसफर कर दिया है। हेंस इट इज ए कौन सा लीज बेटा? फाइनेंस। ये लाइन नहीं लिखी हुई है, गलत बात है, ये लाइन लिखी होनी चाहिए थी। इन्होंने बताया दूसरा पैरामीटर निकाला है, नहीं ये लाइन भी लिखी हुई है वैसे, यहाँ लिखी है कि भाई सब्सटेंशियली कवर द फेयर वैल्यू। ठीक है, हाँ यही मेन है। शुरू करें, मैं कराता हूं इसको। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम निकालना है, और उसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या है। उससे निकले ग्रॉस एमएलपी, मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तब ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कोई बात करेंगे। क्वेश्चन में वही मिसिंग है। गौर से देखिए, कहीं इंस्टॉलमेंट है इसमें? लेकिन इतनी इंस्टॉलमेंट लेनी है, इतनी लेनी है कि मुझे आईआरआर 10% हो जाए, यही क्लू बहुत है। मैं बताता हूं, चलिए। क्वेश्चन नंबर है, तीन तरह के क्वेश्चन है बेटा। एक तो 8.1 है, एक ये करा रहा हूं और एक और कराऊंगा। सॉर्टेड होगा एकदम, लेसी के बुक में एकदम, सॉरी लेसर के बुक में सॉर्टेड होगा। आना इन्हीं में से कोई ना कोई है। 8.3 स्टेटमेंट ऑफ एनुअल लीज पेमेंट। सर को शाम को किसी को टॉप मार्ट में भेज दीजिएगा, ठीक है ना, वो वहां से ले लेंगे। चले आगे, बताइए मुझे अपनी फेयर वैल्यू निकालनी है। फेयर वैल्यू कितनी है? टू बी रिकवर्ड 10 लाख। ठीक है, अब इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू लेनी है, क्योंकि रेसिडुअल वैल्यू एमएलपी का पार्ट नहीं होता। तीसरे साल के लास्ट में मिलना है बेटा वो, तो प्रेजेंट वैल्यू तीसरे साल वाली लगेगी।
0.7513 और वैल्यू है 1 लाख। तो बोलिए अनग्रांटेड से मेरे पास कितना आ जाने की उम्मीद है? 75। तो टू बी रिकवर्ड या प्रेजेंट वैल्यू टू बी रिकवर्ड फ्रॉम MLP मतलब लीज पेमेंट। बोलिए माइनस करके बताइए। अब पता लगाना है कि आपका क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू क्या है एट रेट 10% फॉर 3 years। 2.4868। बट अगर मैं भाग दे दूं, क्योंकि वो गुना करने पे ये निकलता है। बताओ अगर A गुने B बराबर C हो तो A कैसे निकाला जा सकता है? C बाई B कर सकते हैं। तो ये है A, ये है B, ये है C। बताओ भाई एनुअल इंस्टॉलमेंट। $371,912। अब पैरामीटर की बात करें हम, पीवी ऑफ MLP बटे फेयर वैल्यू 924,870 आउट ऑफ 10 लाख। परसेंटेज बताइए बेटा। नाइन्टी टू पॉइंट। तो सब्सटेंशियली कवर द फेयर वैल्यू है ना। MLP या पीवी ऑफ MLP सब्सटेंशियली कवर द फेयर वैल्यू, देयरफॉर इट इज। बताइए है ना। वो तो वहीं पे खैर पता चल गया था, जैसे उसने मुझे बताया था आइडिया तो लग ही गया। अनगारंटेड को इसलिए मैं नहीं ले रहा है कि उसकी गारंटी नहीं है ना। गारंटी नहीं मतलब रिस्क है, तो इसलिए उसको हटा के तब तब चेक करते हैं। हाँ शुरू से बता। देखो बेटा, इतना मुझे पता है कि IRR है, यानी कि मैं 10 लाख रिकवर भी कर रहा हूं और मुझे 10% रिटर्न भी मिल रहा है। अब 10 लाख में से थोड़ा तो अनगारंटेड है, और अनगारंटेड तीसरे साल के लास्ट में मिलेगा, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितने, कौन वाली लेंगे, आज वाली लेंगे या 3 साल के बाद वाली? 3 साल के बाद वाली। तो मुझे इंस्टॉलमेंट से इतना कमाना है। एन्यूटी फैक्टर मुझे पता है, आपको पता ही है ना कि भाई एनुअल में अगर एन्यूटी फैक्टर से गुना करें तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। प्रेजेंट वैल्यू में भाग दे दें तो इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। ठीक बात है। ठीक है बेटा जी, आगे चलें। अब क्या पूछा है? कैलकुलेट अर्नड फाइनेंशियल इनकम। आ जाओ भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले भी हम लोगों ने किया था, यही तो तरीका था। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बताइए। 3,719,12 का 3 गुने। बोलिए, ये तो
MLP हो गया, कितना 1536, बहुत अच्छे। और अनग्रांटेड रेस्टिबल वैल्यू 1 लाख, टोटल कितना हो गया 12, 15, 7, 3, 6। और पीवी ऑफ MLP एंड रेसिडुअल वैल्यू फ्रॉम द लेसर पॉइंट ऑफ व्यू 10 लाख है सब मिला के। तो बोलिए अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम, 2, 15, 7, 335। बेटा छोटी कंपनी एस, बड़ी कंपनी इंडेस। संदीप सर का बैच वो डलवा दे बेटा, मैंने बोला तो था, पता नहीं क्यों नहीं डाला, मैं डलवा देता। हो गया बच्चों का? एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन है एग्जाम का 8.4। Company is given 3 years operating lease by a dealer of the machine for equal annual lease rental। यहाँ तो सब सबल ऑपरेटिंग लीज है, कोई लड़ाई ही नहीं है। 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। इकोनॉमिक लाइफ वैसे 5 साल है और आउटपुट भी हमें ये मिलने वाला है। स्टेट लाइन डिप्शन हम प्रपोज कर रहे हैं, आपको कंप्यूट करना है लीज रेंटल क्या होगा, इनकम कितने रिकॉग्नाइज करेंगे और डिप्शन क्या होगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ना स्टडी में था T11, देखो उसी का भाई है। सॉरी 8.2 देखो, 8.2 देखो सेम वही क्वेश्चन आया ना एग्जाम में, है कि नहीं? तो हम कराते हैं, कराएंगे यही। और सुनो 8.5 देखो, बताओ 8.5 किसके जैसा है? ठीक से देखो। अरे अभी तो किया था 8.3। 8.1 जैसा है कि 8.3 जैसा? ठीक से देखो यार, 3 जैसा है ना, उसमें फाइनेंशियल लीज की पहचान करनी है। 4 नंबर में कितनी गहराई वाली बात पूछी है। अब ऐसी चीजें हैं ना बेटा जी, बहुत बच्चे कभी नहीं सीख पाते, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहते हैं। और आपने देखा 8.3 बड़ा गंभीर क्वेश्चन है, तो 4 नंबर तो ऐसे ही चलेगा ना, वो करेगा भी तो उल्टा पुल्टा करके आएगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है अभी और जो कराऊंगा, ये चाहता है कि गंभीरता बैठे, समय दें, बार बार बनाएं, तब ये सब एग्जाम बैठ। तो तुम ही सोच के देखो,
अपने तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं उनका चेहरा सामने लाओ, देखो उसमें से कई चेहरा तुम्हें लगेगा नहीं यार इसे तो नहीं बनेगा ये, जबकि स्टडी में है, क्योंकि वो इतना प्रयास नहीं करते। कर ले तो कुछ भी नहीं है। तो आ जाओ, खूब बढ़िया से 8.4 सिखाता हूं, पहले क्वेश्चन समझो। देखो मैं कोई कार खरीदता हूं, भाड़े पे देता हूं, तो भाड़े पे देते समय क्या मेरे मन में होता है कि कार कितने साल चलेगी, कितने किलोमीटर, तो उस किलोमीटर का डिप्शन भी मैं अपने ध्यान में रखता हूं कि नहीं रखता हूं, तभी तो किसी को भाड़े पे दूंगा, ऐसे ही थोड़ा दे दूंगा। और वो भी तब खास तौर पे जब आप थोड़े समय के लिए ले रहे हैं, पता चला मेरा पूरा कार्य अपने बर्बाद कर दिया। तो हर आदमी चाहे ऑपरेटिंग लीज दे चाहे फाइनेंशियल लीज दे, प्रॉफिट तो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है ना। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं 30% प्रॉफिट कमाऊंगा मेरी कॉस्ट पे। तो इतना ये जो यूनिट मेरे पास होगा, 1 2 3 4 यूनिट जो होगा बेटा, इसी 5 के लिए मैं 2.25 खर्च करने को तैयार हूं, और ऊपर से मुझे परसेंटेज भी चाहिए। तो जरा जोड़ो तो ये टोटल कितने यूनिट बना के देगा। 4.50 के लिए, 4.50 आ रहा सही में, मैं 2.25 देने को तैयार हूं। तो रफ आइडिया अगर हम करें, 4.50 के लिए 2.25 देने को तैयार हूं, तो बोलो कितने पैसे। ये तो मेरी कॉस्ट है, समझा आपने। इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये तो मेरी कॉस्ट है, और ऊपर से मुझे 30% प्रॉफिट भी चाहिए। ठीक है ना बेटा जी। तो बोलिए मैं डिमांड कितनी करूंगा ऑफ रेंट, 0.65 पर यूनिट। आपको चाहिए 3 साल के लिए, जोड़ो तो 3 साल, 1 2 3, कितना रहा, 1 2 3, मुझे 2.25 चाहिए, मतलब आपको 2.25 यूज करना है। तो मुझे बताओ रेंट कितना चाहिए, ये तो मुझे चाहिए भाई। अब आप इक्वली देना चाहते हो, इक्वली दे दो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो भाई। 48,750 दो या जैसे भी दो, लेकिन मुझे तो पैसा इतना चाहिए, आखिर मैं 2 पैसे कमाने के लिए धंधा कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन इनकम मैं ऐसे नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है प्रोडक्शन अलग अलग हो रहा है। तो मैं ये जो दे रहा हूं, ये इतने के लिए दे रहा हूं, पहले साल में इतना है, तो उसके हिसाब से मानूंगा, दूसरे के हिसाब से, फिर तीसरे के हिसाब से। मैं इसको करके दिखा देता हूं, पहले क्वेश्चन देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। लेसर का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझो ना, लेसर भी 2 पैसे कमाने के लिए बैठा है। कोई आदमी भाड़े पे चीजें देता है तो अपने कॉस्ट तो निकालता ही है, प्लस उसमें 2 पैसे कमाई भी होनी चाहिए। टेंट हाउस वाला ही है, इतना सारा उसके कपड़ा बर्बाद हो जाता है, उसका समय बर्बाद हो जाता है। कोई बिहार का है, आप हैं, और कोई नहीं है। वहां पे ना सामियाना वगैरह लोग बर्बाद कर देते हैं, कई बार गोली मार के उसमें छेद कर देते हैं। तो जो भाड़ा दे रहा होता है वो सब समझ के देता है भाड़ा, उसको पता है कि मेरा 10 12 बारात में खत्म हो जाना है ये। तो 10 12 बारात में ही उसको अपना सामियाना का कॉस्ट भी चाहिए, और बताइए, सामियाना की कॉस्ट भी चाहिए, और बताइए क्या चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए। उसको पता है 10 12 बारात में ही लोग बर्बाद कर देंगे इसको। हाँ बोलो। हाँ,
तो चले हम चालू करें। देखिए कई तरह से बना सकते हैं, इकट्ठा भी बना सकते हैं और पर यूनिट भी बना सकते हैं, मुझे पसंद है 8.4। देखो मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ लीज रेंटल। हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है बताइए? 2,25,000। ठीक है। और नंबर 2, टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना है? 4,50,000 यूनिट। तो कॉस्ट ऑफ एसेट पर यूनिट कितना आएगा? 0.5। मार्जिन कितना चाहिए? तो रेंटल पर यूनिट कितना होगा? तो टोटल रेंटल कितना हो जाएगा फॉर 3 years? 60 प्लस 75 प्लस 90 इंटू 0.65, 14। ठीक है, फॉर 3 years है। अब इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालना है। बोलिए बेटा। ई नंबर कहता है कि बताओ कितना रिकॉग्नाइज करोगे लीज रेंटल टू बी रिकॉग्नाइज्ड। जाहिर है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। फर्स्ट ईयर में बताइए आउटपुट कितना है? तो रेंटल पर यूनिट कितना है? 0.65 मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड। 39,000। नंबर 2, सॉरी 75। बोलिए बेटा। और नंबर 3, 58। टोटल हो गया 146। तो देखो इनकम बराबर नहीं लेना है, भले पैसा हमें बराबर मिले, इनकम हमेशा उस बेसिस पे लेना है जिस बेसिस पे बेनिफिट मिले। हाँ बेनिफिट का नहीं पता होता तो इक्वली ले लेते इनकम, लेकिन बेनिफिट तो पता है कभी वेरिंग है, कम है ज्यादा है। और रही बात डेप्रिसिएशन, डेप्शन भी इसी तरह से होगा। आइए, आपने पढ़ा ना कि डेप्शन पर यूनिट बेसिस पे होता है। पूछा तो नहीं है, लेकिन पांचों का बनाना चाहे तो ही बना सकते हैं। आउटपुट बताइए, एक्सपेक्टेड आउटपुट 60, 75, 90, 120,
और बताइए बेटा। जोड़ दी। 5.5। कॉस्ट कितनी है बेटा? 2,25,000। तो इसी बेसिस पे हो जाएगा ना। डेप्सन निकालिए। वही 50% डेप्सन आएगा, और क्या। पूछा तो 3 साल का ही है, लेकिन आप चाहें तो। हो गया। आज के लिए यही रहने दे बेटा। एक ना बाकी है, कल करा देंगे हम। हाँ, मंडे। मंडे करा देंगे। सेल एंड लीज बैक तो हो ही जाएगा, और एक प्रॉमिस मैंने किया था AS25, वो भी नया है, वो दोनों करा देंगे। मतलब इसका भी और वो भी छोटा हो जाएगा। फिर बुधवार से शुरू करना है कॉन्सोलिडेशन, यही चाहते थे ना आप लोग। फिर उसके बाद अमालगमेशन, फिर रिकंस्ट्रक्शन, ताकि 40-42 नंबर ये भी कवर हो जाए। हाँ बेटा, एक तो सैटरडे का मैंने वो एफएम वाला रखा ही है, फिर कंसोलिडेशन के बाद एक टेस्ट रख लेंगे। होली में 3-4 दिन खराब हो गया, वरना अभी और गाड़ी आगे चली जाती।